दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। किसान गुलाब की खेती से कमाएं अधिक लाभ। गुणवत्ता युक्त पत्तियों के लिए पानबरेजे में जरूरी कार्य। फूलों की बढ़ती बाजार मांग को देखते हुए प्रदेश में बहुत से किसान फूलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन आप गुलाब के फूलों की अधिक पैदावार तभी ले सकते हैं जब इस मौसम में खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक और जल प्रबंधन करते हुए कीट रोगों का नियंत्रण सही समय पर करेंगे। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया। आज हम गुलाब की खेती के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ बिंदुओं पर विशेष तौर से चर्चा करेंगे। गुलाब की जैसे फसल हम देखते हैं कि कई किसानों के यहाँ लगी हुई है, उसमें दूसरे जो किसान भाइयों को समस्याएं आ रही हैं जैसे खरपतवार प्रबंधन। हम देखते हैं कि खरपतवार प्रबंधन जो हमको करना चाहिए उसको हम देखते हैं कि निराई गुड़ाई के द्वारा हमको खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए, जिसमें हम खुरपी की सहायता से करते हैं। तो जब हम खुरपी की सहायता से खरपतवार प्रबंधन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो पौधे के चारों तरफ हम खुरपी की सहायता से खरपतवार को निकालते हैं। सो उससे देखते हैं कि जो भूमि का वायु संचार है वो भी अच्छे तरीके से होता है, जिससे हमारे पौधे और तेज़ी से वृद्धि करते हैं। तो उस समस्या का से हमें निदान मिल जाता है, जिससे हम देखते हैं कि खरपतवार की प्रॉब्लम हमारी लगभग 70% लगभग समाप्त सी हो जाती है। फिर इसके बाद हम और यदि विस्तार से चर्चा करते हैं तो जो गुलाब की खेती है पर उनके में सिंचाई प्रबंधन एवं जल प्रबंधन। तो सिंचाई प्रबंधन का तो किसान भाइयों, बारिश के मौसम में वैसे तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिन स्थानों पर वर्षा का अंतराल अधिक हो जाता है और गुलाब के पौधे सूखने लगते हैं तो आप ड्रिप के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ड्रिप की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप बहाव पद्धति से गुलाब की फसल में पानी देकर गुलाब की फसल से अधिक फूलों का उत्पादन ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि जल भराव की जो समस्याएं आती हैं किसान भाइयों, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में जो अभी चल रहा है उसमें गुलाब की जहाँ पे हम खेती करते हैं, जहाँ किसान भाई हमारी नालियाँ पानी प्रबंधन के लिए नहीं बना पाते हैं, उस जगहों पर हमको नाली बना देना चाहिए, जिससे हमारा जो बरसात का पानी आके रुक जाता है या भराव हो जाता है वो आसानी से जल निकास के माध्यम से निकल जाए, जिससे हमारे फसल में कोई भी तरह की समस्या ना उत्पन्न हो पाए। इसके अलावा गुलाब की फसल में मकड़ी कीट का प्रकोप होता है। ये कीट पौधों की पत्तियों में जाला बनाकर उनका रस चूसता रहता है, जिससे पौधे की पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिससे फसल कमजोर हो जाती है। तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए ओमाइड दवा 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इससे कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाई हमारे गुलाब की खेती कर रहे हैं, उनको हम देखते हैं कि कीट और रोग की भी समस्याएं निरंतर उनका सामना करते रहते हैं। तो इसके लिए हम देखें सर्वप्रथम हम कि कौन सा कीट हमारे गुलाब की खेती में लगता है। तो पहले नंबर हम देखें तो चेपा या एफिड नामक एक कीट लग जाता है, जो हमारे गुलाब की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो एफिड होता है वो शिशु अवस्था में हरे रंग के कीड़े टाइप में कीट के रूप में दिखाई देते हैं, जो हमारी जो गुलाब की पत्तियां होती हैं या गुलाब की जो कोमल
भाग होते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान होता है। इसके लिए हम नियंत्रण के लिए डाइमेथोड 30 का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि एफिड नामक जो कीट है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। कई बार हम कीटों के साथ साथ रोगों का भी सामना करना पड़ता है, तो रोगों के रूप में हम देखते हैं कि तो डाईबैक नामक एक रोग और भी मतलब हमारे जो गुलाब की फसल है उसमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो यदि रोग लगता है पौधे में, तो पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की भाग की तरफ हमारे पौधे मरना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब ऊपर का जो सिरा है वो सूखने लगता है, फिर नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ सूखते सूखते पौधे की जो शाखाएँ हैं वो काली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं और मुरझा जाती हैं, कभी कभी एकदम सूख सा जाता है पौधा। इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित भागों को सेक्टियर से काटकर कटे हुए भागों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा का पेस्ट बनाकर लगाएं, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा गुलाब की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां, टहनियां और फूलों पर भूरे रंग का पाउडर जैसे दिखाई देता है और अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती है और फूलों की गुणवत्ता खराब होने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतराल पर हम छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि रोग है इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से किसान भाइयों हमारे जो फसल है उसमें मुख्य रूप से यह रोग देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खेत में लगी फसलों को रौंदा, 35 हाथियों का दल मचा रहा उत्पात। गरियाबंद में पंजाब से आप विधायक हरदीप सिंह मुंडिया का बड़ा दावा। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनाने का किया दावा। फिंगेश्वर में आपने निकाली बदलाव पदयात्रा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी, आज करेंगे जेल भरो आंदोलन। पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। रेल यात्रियों की फिर बड़ी मुश्किलें। SECR ने बड़ी संख्या में रद्द की ट्रेनें, एक साथ 22 ट्रेनें फिर रद्द। तीसरी रेल लाइन के कार्य के चलते ट्रेनें होंगी रद्द। 2 से 8 सितंबर तक ट्रेन रहेंगी रद्द। बड़ी संख्या में ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। व्यावसायिक फसलों में पान की खेती प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर, नीमच आदि जिलों में की जाती है और हमारे जिन किसान भाइयों ने नया पान ब्रेजा लगाया है उनमें बेलों की बढ़वार का समय चल रहा है, लेकिन इससे गुणवत्ता युक्त अधिक पत्तियों की प्राप्ति के लिए पान ब्रेजों में कुछ आवश्यक कार्यों को किया जाना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से हैं जरूरी कार्य, इसकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सुषमा नेमा। किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम है और इस समय बरेजा में हम पान की फसल लगा रखी है, तो इस समय फसल की बढ़वार अच्छी हो रही है और हमें अगर फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है पान से, तो हमें बरेजे की और फसल की रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले हम अगर बरेजा हमारा कहीं से टूट रहा है या उसकी बल्लियां और कमची है बांस की सड़ गई है, तो हम उसको बदल के उसको सही तरीके से व्यवस्थित कर दें। दूसरी चीज़, जो आसपास खरपतवार लगे हुए हैं या बीच में बरेजे में उग रहे हैं, उनको उखाड़ कर नष्ट कर दें, क्योंकि
खरपतवार एक तो बेलों के साथ भोजन का प्रतिद्वंदी होते हैं, तो भोजन को लेते हैं और बेलों को कम भोजन मिल पाता है। दूसरी चीज़ रोग और कीटों को भी आश्रय देते हैं, जो कि बाद में पान की फसल पर आक्रमण करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों को निकाल कर फेंक देंगे तो उसके साथ कीट और जो उस पर रोग पल रहे हैं वो भी खेत से बाहर, बरेजे से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देवें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो यदि आपके क्षेत्र में अधिक दिनों से वर्षा नहीं हुई है तो आप पान बरेजे में समय समय पर सिंचाई अवश्य करते रहें, जिससे पान की बेल और पत्तियों का उचित विकास हो सके। इसके अलावा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल निकास और पोषक तत्व प्रबंधन करें। इसके अतिरिक्त पानी का निकास की भी प्रॉपर व्यवस्था रखें, क्योंकि उचित व्यवस्था रखना जरूरी है। अगर हम पानी कहीं भरा रह जाता है और जो रोगाणु हैं वो तेज़ी से फैलते हैं, तो अगर कहीं पानी भरा है तो उसकी हम नाली, बाजू से नाली बनाकर वो पानी को निकाल दें। दूसरी बात, हम उसमें बरेजे में कुछ इसके पोषक तत्व अगर कम हैं तो पोषक तत्वों को दें। जैसे इस समय हम नीम की खली और उसके अतिरिक्त कुछ और फर्टिलाइज़र जो आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं उनको पौधों में देना चाहिए। नीम की खली को अगर हमें देना है तो नीम की खली को पहले हम थोड़े एक घड़े में या नाद में थोड़ा सड़ा लें। 4-8 दिन के बाद सड़ी हुई नीम की खली को हमको क्यारियों में देना है, बेलों के बाजू बाजू में डालना है। किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय पान बरेजों में रोगों का प्रकोप अत्यधिक होता है, जिसके कारण पान की पत्तियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आप इन रोगों की पहचान कर समय रहते प्रबंधन करें। इस समय पान की फसल में एक जड़ सड़न रोग आता है, जो कि स्क्लेरोशियम नमक फफूंद के कारण होता है। इसमें हमारी बेलें सड़ने लगती हैं, कहीं कहीं बेलें बीच बीच में भी सड़ने लगती हैं, कहीं कहीं ज़मीन से या जड़ से ही शुरू हो जाता है इसका सड़न। तो ये जो होता है एक फफूंद के कारण होता है, और कभी कभी एक जीवाणु बैक्टीरिया जिसे कहते हैं उसके कारण भी बेलें सड़ने लगती हैं और पत्तियों के ऊपर भी धब्बे आते हैं। पत्तियों के ऊपर अगर जीवाणु से धब्बे आते हैं तो कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं और उसके चारों तरफ एक पीला रंग का छल्ला सा बनता है। उससे हम समझ लेते हैं कि ये जो धब्बा है जीवाणुओं के आक्रमण के कारण बना हुआ है। तो अगर जीवाणु का आक्रमण हो रहा है तो नीले थोथे के साथ हम कुछ एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, इसका भी बहुत कम मात्रा में ppm में इसका उपयोग करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1000 में 1 भाग मिलाना होता है। तो उस तरह से हम मिला के ड्रेंचिंग करें या जो क्यारियों के बाजू बाजू में मिट्टी में भुरकाव करें, और इसका हम पौधों के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बेलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर एक और रोग आता है जिसे कि हम पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। ये जनरली फाइटोप्थोरा नमक फफूंद के कारण आता है। इसमें पत्तियां गलने से लगती, पहले उसमें पनीले धब्बे बनते हैं, बाद में ये धब्बे बड़े हो जाते हैं और पत्तियां गलने लगती हैं। इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। अगर बारिश हो रही है, नम मौसम है, तो लगातार सारी पत्तियां बेल की सड़ने लगती हैं और बेल पूरी की पूरी आपकी गल जाती है। इसके लिए भी हम बोडो मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैनकोजेब एक दवा आती है, मैनकोजेब 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो हम जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई दें उस समय तुरंत छिड़काव शुरू कर दें और 2-3 छिड़काव 15-15 दिन के अंतर पे करें, तो हम इस रोग को भी नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी फसल को होने वाली हानि से बचा सकते हैं और पान का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। Largest News Network. कैंसिल। रायपुर में निगरानी बदमाशों ने मनाया जन्मदिन। कई थाना क्षेत्रों के बदमाशों ने तलवार से केक काटकर मनाया जन्मदिन। सोशल मीडिया में वीडियो किया हुआ अपलोड। बिलासपुर में त्योहार को देखते हुए रेलवे ने 7 ट्रेनों को किया बहाल। इंटरलॉकिंग और मेंटेनेंस के चलते रद्द हैं 50 से अधिक ट्रेनें। 4 दिन के लिए ट्रेनों को किया गया बहाल। भिलाई में फिर मिले डेंगू के 7 नए मरीज। डेंगू प्रभावितों की संख्या हुई 120। शहर के लोगों की बढ़ी चिंता। बिलासपुर में सड़क पर युवती के साथ अभद्रता विरोध।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बटेर पक्षी का पालन अब बहुत से किसान भाई करने लगे हैं। इसका पालन अंडा और मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। इस पक्षी के पालन में मुर्गी पालन की तुलना में रोग कम लगते हैं और इनके खान पान पर खर्चा भी कम आता है। तो आइए बटेर पक्षी पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर सुशील प्रसाद से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बटेर पालन पर बात करेंगे। बटेर जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, ये आपके लिए नया नाम नहीं है। तो बटेर पालन एक ऐसा है कि आप इसका एक व्यवसाय कर सकते हैं। बटेर एक छोटा पक्षी है, मुर्गियों से कम समय में तैयार होता है और जो भी हमारे मुर्गी पालक हैं तो वो जिस प्रकार से मुर्गियों का रख रखाव करते हैं उससे बहुत ही मिलता जुलता आप बटेर पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे लाभ यह है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप कम है। आप देखें मुर्गियों में आजकल हर वर्ष किसी तरह के, कभी बर्ड फ्लू तो कभी कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है जिससे इसके मार्केट पर प्रभाव पड़ता है, बाज़ार व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और तो हमें इससे बचाने के लिए अगर किसी दूसरे पक्षी का चयन करने की आवश्यकता होगी तो बटेर पालन एक अच्छा व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं। उनमें से अधिकांशतः भारत की जलवायु में पाली जा सकती हैं। इन नस्लों में से कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं। बुल व्हाइट यह मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह अमेरिकी नस्ल की बटेर है। व्हाइट बेस्टेड यह भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अधिक अंडे देने वाली नस्लों में ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश व्हाइट, मंचूरियन गोल्डन फिरौन और टक्सेडो है। बटेर जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष के अंदर बटेर पालन का व्यवसाय के लिए हमारा पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर से इसकी शुरुआत की गई और ये धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये फैलने लगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि बटेर के पालन के लिए अगर आपने मुर्गियों के लिए अगर घर रखा है तो इसमें तो जगह भी कम लगता है। बटेर चूँकि छोटा पक्षी है, जितने में आप एक मुर्गी को रखते हैं उतने में कम से कम 5 बटेर रखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चूजा का मंगाने का, तो चूजा तो हर बार आप चूजा इज्जत नगर से जाकर ला नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप इसका पेरेंट का स्टॉक का अंडा आप वहाँ से ले आए और अपने यहाँ एक छोटा हैचरी, आजकल तो अगर आप कम तादाद में रखना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा हैचरी जो है वो रखिए, और अगर बड़े तादाद में करना चाहते हैं तो इसके बड़े हैचरी भी उपलब्ध हैं। तो उसे लेकर आप हैचिंग अगर अपने यहाँ कराते हैं तभी आपको बटेर पालन का सही लाभ मिल सके। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे मुर्गियों का ब्रूडिंग करते हैं उसी प्रकार से इसका भी चूजे आने के बाद इसे भी ब्रूडिंग करने की ज़रूरत होगी। और ब्रूडिंग करने में आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि ये इसके बच्चे चूजे जो होते हैं वो सिर्फ 7 ग्राम के होते हैं, क्योंकि इसका अंडा का वज़न ही 10 ग्राम का होता है। तो ये चूजे 7 ग्राम के होते हैं और इसमें इनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चूजे बचा पाएंगे तभी आपको आगे चलकर लाभ होगा। और आपके खान पान की व्यवस्था में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसे
थोड़ा प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा करके दें, जैसे कि हम लोग खल्ली देते हैं या मछली का चूर्ण देते हैं, तो इन चीज़ों की मात्रा बढ़ी हुई होनी चाहिए, थोड़ी मुर्गियों के दाना से ज़्यादा होना चाहिए ताकि इनका बढ़वारी अच्छी तरीके से हो सके। बटेर आकार में छोटे होते हैं और उन्हें आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। बटेर जल्दी तैयार हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में अंडे देना शुरू कर देती है और बटेर बाजार में 5 सप्ताह बाद बेचने योग्य तैयार हो जाते हैं। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे दे देती है। मुर्गी के मांस की तुलना में बटेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वसा की मात्रा भी कम होती है, जिससे मोटापा नियंत्रण में मदद मिलती है। बटेर पालन में आहार और रखरखाव लागत बहुत कम होती है। मुर्गी पालन और पशुपालन के साथ बटेर पालकर किसान इस व्यवसाय से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रबंधन करेंगे तो इसमें दवा में भी बहुत कम खर्च है। आप जो जनरल दवा देते हैं जैसे कि विटामिन हुआ या फिर पानी साफ करने की दवा देते हैं, ये अवश्य दीजिए, लेकिन अलग से आपको दवा देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाज़ार में भी आपको बाज़ार में प्रबंधन में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप बटेर पालन से जुड़ करके आप मुर्गियों से भी ज़्यादा अच्छे तरह से लाभ ले सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पिछोर, जिला बैतूल के कृषक उमेश कुमार ने। ये नींबू की रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो उमेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से आपको विदित हो रहा होगा कि पूरे देश में कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं अति बारिश एवं इसी प्रकार की अन्य पाला पड़ना, सूखा पड़ना, आंधी चलना, तूफान चलना, इस प्रकार की तमाम समस्याएं किसान भाइयों के लिए आती रहती हैं। तो किसान भाई जो परंपरागत खेती में जो फसलें उगाते हैं उनमें काफ़ी नुकसान इन प्राकृतिक आपदाओं से उन्हें झेलना पड़ता है। तो किसान भाइयों, मेरा ये सुझाव है कि आप नींबू का बगीचा लगाकर भी एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो किसान भाई नींबू का बगीचा लगाने के इच्छुक हैं उन्हें मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा जिन्हें आप अपनाकर नवीन नींबू का बगीचा लगाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो वैरायटी का जहाँ तक प्रश्न है, 12मासी नींबू, कागजी नींबू, प्रमालिनी, शरबती, साई शरबती इत्यादि अधिक उत्पादन देने वाली नींबू की किस्में हैं। फलदार पौधों के वृक्ष काफी लंबे समय बाद फल देते हैं। ऐसे में अच्छी किस्मों के पौध ही लगाना चाहिए। पौधों की खरीदी करते समय ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान या नर्सरी से ही खरीदें। की बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी होती है जिसका पीएच मान 5 से 7 के मध्य होता है। खेत को समतल करें और रेखांकन कर पौधों की गड्ढे की खुदाई ग्रीष्मकाल में ही आप कर लें। 2 फीट गहरा गड्ढा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा। गड्ढा खोदने के पश्चात तकरीबन 15 दिन की इसमें धूप लगने दें। उसके पश्चात अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 8 से 10 किलो प्रति गड्ढा या बर्मी कंपोस्ट 5 से 6 किलो प्रति गड्ढा, नीम की खली 1 किलो प्रति गड्ढा। अगर आपके खेत में दीमक, टर्माइट का प्रकोप अगर है तो क्लोरपाइरीफास डस्ट 100 ग्राम प्रति गड्ढे की मान से आप जो गड्ढे
में भरने के लिए मिश्रण तैयार कर रहे हैं। उनमें ये सब चीज़ें मिला के और गड्ढे को भर दें। खेती के लिए पौधारोपण का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है, पर जिन स्थानों में सिंचाई की सुविधा हो वहां पर पौधे फरवरी से मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। गड्ढे की भराई के 15 दिन बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौध को रोपते समय चिन्हित किए गए गड्ढों के मध्य में पौधों की पिंडी के हिसाब से छोटा गड्ढा खोदें। ध्यान रहे कि पौधा लगाते समय पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नींबू 8 से 10 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है और काफ़ी फैलाव लिए नीचे फैलता है। तो इसको रोपित करने के लिए हमें 15 बाई 15 फीट की आवश्यकता होती है। पौधे से पौधे की दूरी भी हम 15 फीट रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी भी 15 फीट रख सकते हैं। स्वस्थ एवं निरोगी पौधे ही रोपड़ियों से खरीदें और उनको अपने खेतों में रोपित करें। और जितना पौधा हमारी थैली में रोपित है, थैली को पॉलीथीन की जो थैली उसे फाड़ के अलग कर दें, परंतु ध्यान रहे कि जो पिंडी है मिट्टी की वो न फूटे और उस पिंडी को गड्ढे के बीचों बीच रख के फावड़े की मदद से मिट्टी खींच के चारों तरफ से पिंडी को छोड़ के चारों तरफ से मिट्टी को दबा दें और मिट्टी को पौधे के चारों तरफ ऊंचाई तक भर दें, जिससे कि बारिश का जल जो बरसेगा उससे जो मिट्टी नीचे बैठेगी तो पौधे के पास गड्ढा ना बनने पाए। पौधे के पास पानी जब भर जाएगा तो एरेशन नहीं हो पाता, हवा का आवागमन जड़ों के पास नहीं हो पाएगा तो पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति ना आने दें। पौधे के चारों तरफ मिट्टी की ऊंचाई कर दें, जिससे पौधे के पास पानी न रुके और बह के बाहर निकल जाए। इसके पश्चात समय समय पर आप देखेंगे कि अनावश्यक कचरा पौधों के चारों तरफ जो हमने खाद वगैरह डाला है उसके चारों तरफ काफ़ी कचरे उग गए हैं, तो समय समय पर पौधों की निंदाई गुड़ाई भी करते रहें और इन अनावश्यक उगे हुए खरपतवार को पौधे के पास से हटा दें। और इसके पश्चात बारिश के मौसम में आपको सिंचाई करने की इनमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बारिश का जो जल है वो पौधे के लिए पर्याप्त होता है। बारिश के पश्चात हमारे नवीन रोपित पौधों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सितंबर अक्टूबर के महीना आता है, चाहे आप थाले विधि के माध्यम से पौधों की सिंचाई करें या ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करें, सर्दियों के मौसम में नवीन रोपित पौधों की 15 दिन के अंतराल से आप सिंचाई निरंतर करते रहें। तो किसान भाइयों, बताए गए तमाम इन उपायों को अपना के आप अपने खेत से नींबू की फसल प्राप्त कर सकते हैं और उससे एक अच्छी उपज प्राप्त करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 5011512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।